स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। इसके पहले के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने सभी तरह की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ से आप जाके उन पार्ट्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे भी आप अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। एंड लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होता है हमेशा हर पार्ट में, जिसका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो लास्ट में हमने रखा हुआ है, उसका आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होगा आपका पार्ट 4 और 100 नंबर तक चलेंगे हम लोग। एंड आने वाले टाइम पे आपको बाकी पार्ट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ मॉडल पेपर्स मिलेंगे, जिससे कि आप सीबीटी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, व्हाट इज द पॉसिबल रीज़न फॉर गियर स्लिप। यहाँ पे कह रहा है गियर स्लिप का पॉसिबल रीज़न, पॉसिबल कारण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रॉन्ग सिलेक्शन गियर शिफ्ट लीवर, यानी गियर शिफ्ट लीवर का आपने गलत चुनाव किया हो। सेकेंड है यहाँ पे एक्सेसिव एंड फ्लोट ऑफ गियर, गियर का जो एंड फ्लोट है वो अत्यधिक हो, एक्सेसिव हो। सी है यहाँ पे रॉन्ग क्लच इंगेजमेंट, यानी गलत क्लच का अगर इंगेजमेंट है तब ऐसा होगा। या डी है वर्न आउट क्लच प्लेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे गियर स्लिप का यहाँ पे पॉसिबल रीज़न आपका बनता है अगर जो गियर का एंड फ्लोट रहता है आपका, अगर वो ज़्यादा हो जाता है उस केस में गियर स्लिप आपका हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर, व्हाट द रीजन ऑफ गियर लॉक्ड इन वन गियर पोजीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किसी गियर स्थिति में अगर गियर लॉक हो जा रहा है तो उसका कारण क्या है। 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सिंक्रोनाइजर वर्न आउट, जो आपका सिंक्रोनाइजर है उसका घिस जाने से ऐसा होगा। बी है गियर टीथ वर्न आउट, गियर के दांते घिस गए हो तब लॉक हो सकता है। सी है आपका सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, अगर सिंक्रोनाइजिंग जो यूनिट है वही अटक जाए तो हो सकता है। या डी है इनएडेक्वेट लुब्रिकेशन, सही लुब्रिकेशन ना होना। तो देखिए सही लुब्रिकेशन ना होना और सिंक्रोनाइजर अगर वर्न आउट होगा आपका तो गियर लॉक नहीं होगा, बट गियर शिफ्टिंग में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है। ठीक है, अगर वो स्टक हो जाती है उस केस में आपका गियर लॉक हो सकता है। ठीक है, गियर लॉक का ये कारण एक बन सकता है। आप सबने देखा होगा, अगर आपने ओपन किया होगा कभी आपने गियर बॉक्स वगैरह, तो आपकी जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग रिंग बोलते हैं। ठीक है, जनरली आपकी सिंक्रोनाइजिंग रिंग जो है ये यहाँ पे अगर स्टक कर जाती तो उस केस में आपका गियर लॉक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू रेक्टिफाई द हार्ड गियर शिफ्टिंग। यहाँ कह रहा है हार्ड गियर शिफ्टिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं, मतलब गियर शिफ्टिंग आपकी क्या हो रही, थोड़ा हार्ड हो रही, तो उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लुब्रिकेट द यूनिट, यानी यूनिट को लुब्रिकेट करके। चेक एंड रीअलाइन, चेक करें और उसको रीअलाइन करें अगर कुछ मिसअलाइनमेंट हो तो। सी है एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले, क्लच पैडल में जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करें। या डी है री इंस्टॉल स्प्रिंग करेक्टली, स्प्रिंग को सही तरीके से दोबारा फिट करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले। जो क्लच पैडल में आपके फ्री प्ले हो ना उसको आप एडजस्ट कर दें अगर, तो जो हार्ड गियर शिफ्टिंग है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज नॉइजी गियर बॉक्स इन न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में ही गियर बॉक्स से अगर आवाज़ आ रही तो इसका दोष क्या है, मतलब इस दोष का क्या कारण हो सकता है। न्यूट्रल पोजीशन क्योंकि तब तो गियर मैच हुए नहीं है, उस केस में भी अगर गियर बॉक्स से आवाज़ आ रही तो उसका दोष क्या हो सकता है। सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, ये तो हो नहीं सकता है आपका। ठीक है, बियरिंग वर्न आउट और ड्राई, बियरिंग जो है आपकी ख़राब हो गई या तो ड्राई हो चुकी है। सिंक्रोनाइजर डिफेक्टिव है या सिंक्रोनाइजर वर्न आउट, सिंक्रोनाइजर जो है क्लच की घर्षण डिस्क जो भी हो क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, बियरिंग वर्न आउट और ड्राई। आपका बियरिंग अगर ख़राब होगा या सूखा होगा उस केस में न्यूट्रल पोजीशन में भी क्या होगा, आपका गियर बॉक्स थोड़ा सा नॉइजी होगा, उसमें से आवाज़ आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव क्लच। यहाँ कह रहा है डिफेक्टिव क्लच का परिणाम क्या होगा, यानी क्लच अगर आपका डिफेक्टिव है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। नॉइज़ इन गियर शिफ्टिंग, मतलब गियर शिफ्टिंग में नॉइज़ आएगी। गियर स्लिप, गियर लॉक्ड इन वन गियर, एक गियर में ही गियर लॉक हो जाएगा। या गियर क्लैश ड्यूरिंग शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के दौरान गियर अटकेगा। तो अगर क्लच प्लेट आपकी डिफेक्टिव है तो जब भी आप गियर शिफ्टिंग करेंगे ना तो आपको एक नॉइज यानी एक शोर, एक आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए,
नॉइज़ इन गियर शिफ्टिंग में नॉइज़ होना या शोर होना। 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ हार्ड गियर शिफ्टिंग। यहाँ कह रहा है कि हार्ड गियर शिफ्टिंग का क्या कारण है। बियरिंग वर्न आउट मतलब बियरिंग खराब हो गई हो, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट आपकी खराब हो गई हो, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का अटक जाना, या फ्लाई व्हील रिंग वर्न आउट, फ्लाई व्हील का रिंग जो है वो घिस गया हो। ध्यान दीजिए, हार्ड गियर शिफ्टिंग का आपका एक ही रीजन बन सकता है, अगर ये स्टक होगा तो उस केस में तो आपका गियर लॉक हो जाएगा। अगर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज है तो गियर शिफ्टिंग आपकी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स एलिमिनेट डिफेक्ट ऑफ गियर व्हील मूव ऑन द शाफ्ट टू मेस विद ईच अदर। देखिए यहाँ कह रहा है किस प्रकार का गियर बॉक्स शाफ्ट पर गियर को मिलाने वाले दोष को दूर करता है। यहाँ बेसिकली हिंदी थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हिंदी में कह रहा है कि किस तरह का गियर बॉक्स एलिमिनेट करता है, मतलब दूर करता है क्या चीज़ का, डिफेक्ट ऑफ गियर व्हील मूव, जो गियर व्हील है उनके मूव होने के दोष को दूर करता है, ऑन द शाफ्ट पर, टू मेस विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलने से, ठीक है, एक दूसरे से मिलने पर, ठीक है, जो उसमें एक डिफेक्ट आ रहा है गियर व्हील मूवमेंट का, उसको एलिमिनेट कौन करेगा, स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स करेगा, सिंक्रो मेस गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स, या कंपाउंड व्हील मेस गियर बॉक्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रो मेस गियर बॉक्स जो है वो आपका इस चीज़ को एलिमिनेट करता है, इस चीज़ को दूर करता है। अगला क्वेश्चन है, भाई सिंक्रोमेस एक्शन इज नीडेड इन अ गियर बॉक्स। यहाँ कह रहा है गियर बॉक्स में सिंक्रोमेस एक्शन की आवश्यकता क्यों है। तो सिंक्रोमेस की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे सिंक्रोमेस की मेन आवश्यकता जो होती है आपकी इजी गियर शिफ्टिंग, जब व्हीकल आपकी मोशन में होती है ना, उस केस में भी क्या होता है, अब स्पीड आपकी क्या है, जो ड्राइव है एंड ड्रिवन है, दोनों की स्पीड को सेम करके एंड फिर उन्हें क्या करना, शिफ्ट करना, जिससे कि जब व्हीकल मोशन में भी हो तो इजी गियर शिफ्टिंग हो जाए, कोई भी उसका जर्क या झटका या इस टाइप का ना हो, ठीक है। जब वाहन गति में हो तब भी आप आसानी से गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसलिए सिंक्रोमेस एक्शन की आवश्यकता होती है गियर बॉक्सेस में, ठीक है। यहाँ एक जस्ट हमने आपके लिए एनिमेशन रखा है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए गाड़ी मोशन में ही थी लेकिन आपका मेसिंग यहाँ पे हो जाता है गियर का एंड आपका गाड़ी भी चलती रहती है आपकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द कैम्बर। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कैम्बर में एक्स द्वारा चिन्हित जो मार्क है वो क्या है। कास्टर एंगल है, किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल है, कैम्बर एंगल है, या इंक्लूडेड एंगल है। ध्यान दीजिए ये है आपका कैम्बर एंगल। क्या है, कैम्बर एंगल है, तीन तरह का होता है कैम्बर एंगल एक्चुअल में। एक होता है आपका नेगेटिव कैम्बर, ठीक है, एक होता है आपका न्यूट्रल कैम्बर एंड एक होता है आपका पॉजिटिव कैम्बर, ठीक है। नेगेटिव कैम्बर, न्यूट्रल कैम्बर एंड पॉजिटिव कैम्बर, जिसमें से जो न्यूट्रल कैम्बर है आपका, इसमें आपका सबसे स्मूथ रहेगा, आपका जो ड्राइविंग रहेगा वो स्मूथ रहेगा। बट कैम्बर बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका टायर के वियर एंड टीयर को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका हो जाता है, इस पर डिटेल में कोई वीडियो अगर हम लाएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप क्या समझेंगे, ये वाला पोर्शन क्या है आपका कैम्बर एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जनरली जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपका एक मोटर यूज होता है एंड उसी को यहाँ पे पूछ भी रहा है। एक्स वाला पोर्शन जो है ये क्या है, तो ये एक मोटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, एक मोटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। यहाँ कह रहा है कि इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग किए जाने वाले इस भाग का नाम क्या है। तो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग होने वाले इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व। क्या है ये, प्रेशर रिलीफ वाल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग आपका लगा हुआ जिसपे एक प्रेशर सर्टेन सेट हो जाता है, इस प्रेशर के ऊपर ही ये स्प्रिंग प्रेस होगा एंड जो भी ऑयल है वो यहाँ पे फिर क्या होगा, ड्रेन में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। कैसे काम करता है अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहें यहाँ पे, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व कुछ इस तरह से आपका काम करता है। जैसे यहाँ रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना,
ये रेड लाइन क्या करती है, इसको जाके पुश करती है एंड देन यहाँ से आपका पूरा पूरा ऑयल जो होता है वो थ्रू टैंक डाइवर्ट हो जाता है सिस्टम में जाने के बजाय। ठीक है, जब जो मैक्सिमम प्रेशर आपने सेट किया वो सेटिंग किसी भी रीजन से रीच हो जाती है सिस्टम में, उस केस में सेफ्टी के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑपरेट होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ कंपोनेंट इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम में इस कंपोनेंट का नाम क्या है? फ्लो कंट्रोल वाल्व है, अनलोडिंग वाल्व है, रोटरी वाल्व है या प्रेशर रिलीज वाल्व है? तो ये है आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, कैसा वाल्व है? फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो फ्लो को कंट्रोल करेगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रेशर कंट्रोल के लिए लगाया गया एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व किसके लिए लगाया जाएगा? फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग इन न्यूट्रल कंडीशन। ये न्यूट्रल कंडीशन में आपका इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग है। इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है ये क्या है? लोअर सिलेंडर है, अपर सिलेंडर है, वाल्व स्लीव है या इनपुट शाफ्ट है? तो वो वाला पोर्शन आपका इनपुट शाफ्ट है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनपुट शाफ्ट। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ पावर स्टीयरिंग। इस स्टीयरिंग को आपको देखना है एंड बताना है किस तरह की पावर स्टीयरिंग है। तो अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे ना इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग की, ये उसी का डायग्राम है। क्या है? इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका है इंटरनल पासेज है, ठीक है, कंट्रोल वाल्व से बॉटम लेफ्ट की तरफ। ये आपकी एक गियर बॉक्स हाउसिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका रैक पिस्टन है। ठीक, ये आपका क्या है? पिस्टन साइड जो प्रेशर आपका क्रिएट होगा वो है। ये आपका सेक्टर गियर है यहाँ पे, ये स्टफ शाफ्ट है, एक कंट्रोल वाल्व यहाँ पे आपका लगा होता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का पार्ट है, जिसके एक एक पार्ट के बारे में पीछे पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। ये लीफ स्प्रिंग देख के आप लोग समझ गए होंगे कैसे टाइप का लीफ स्प्रिंग है ये। क्वार्टर इलिप्टिकल है, ट्रांसवर्स स्प्रिंग है, सेमी इलिप्टिकल है या फुल इलिप्टिकल है? तो क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। इसको देख के आप लोग बता पाएंगे आसानी से। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। क्या बोलेंगे? क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। अब इस लीफ स्प्रिंग का आपको टाइप बताना है क्या है। सेमी इलिप्टिकल है, क्वार्टर इलिप्टिकल है, थ्री इलिप्टिकल है या ट्रांसवर्स स्प्रिंग है? तो ये ट्रांसवर्स और क्वार्टर तो नहीं है, ये कैसी है? सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको नाम बताना है किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है ये। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम है, एयर सस्पेंशन सिस्टम या रबर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम? तो ये है आपका कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम। क्या है? कन्वेंशनल यानी परंपरागत आपका सस्पेंशन सिस्टम है, जो बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, अभी भी यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। मोनोलीफ स्प्रिंग है, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग है, मल्टीपल लीफ स्प्रिंग है या कॉइल स्प्रिंग है? राइट आंसर आपका ये क्या है? फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। ठीक है, क्या है? फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें फाइबर रेनफोर्समेंट दिया होता है एक्चुअल में, एंड वेट में हल्के भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द स्टीयरिंग सिस्टम। ये आपका स्टीयरिंग सिस्टम है पूरा, ये 4 व्हील ड्राइव है आपका, मतलब 4 चक्के हैं, 4 व्हील ड्राइव नहीं कह सकते इसको। ठीक है, 4 व्हीलर है आपका, एंड इस एंगल को आपको बताना है क्या है ये। कैम्बर एंगल, वो तो यहाँ टायर्स पे होगा। कास्टर एंगल, थ्रस्ट एंगल या इंक्लूडेड एंगल? थर्स्ट एंगल या इंक्लूडेड एंगल, तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्स्ट एंगल। ठीक है, एक्चुअल में थोड़ा सा गलत लिखा है, ये होता है आपका थ्रस्ट। क्या होता है? थ्रस्ट एंगल होता है, थर्स्ट नहीं होता। थर्स्ट मतलब यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, प्यास हो जाती है। तो क्या है? ये थ्रस्ट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है? स्टीयरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट एंगल बोलते हैं। ये आपकी क्या है? सेंटर लाइन है व्हीकल की, एंड इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये इमेजनरी एक लाइन यहाँ पे बनाई गई है। ये आपका क्या है? फ्रंट एक्सल, ये आपका रियर एक्सल है। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? थ्रस्ट एंगल। ठीक है, इस वाले एंगल क्या बोल रहे हैं हम लोग? थ्रस्ट एंगल।
अगला क्वेश्चन 96 नंबर, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंगल इन द स्टीयरिंग सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीयरिंग सिस्टम में जो कंबाइंड एंगल है उसका निर्धारित मान क्या है। तो कंबाइंड एंगल का निर्धारित मान होता है 9 से 10 डिग्री। कितना होता है? 9 से 10 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। कंबाइंड एंगल की जैसे बात हो रही है तो यहाँ पे इसी को इंक्लूडेड एंगल या इसी को कंबाइंड एंगल बोलते हैं, ठीक। ये आपका क्या होता है? वर्टिकल रेफरेंस होता है। इधर की ये कैम्बर एंगल हो जाता है, कैम्बर लाइन। एंड जो एंगल यहाँ बात हो रहा है, ठीक, जो उसका व्हीकल का वर्टिकल रेफरेंस है एंड साथ में जो स्टीयरिंग एक्सिस का इंक्लिनेशन है उसके बीच के एंगल को हम लोग कंबाइंड एंगल या इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है? यहाँ पे स्टीयरिंग एक्सिस है यहाँ पे ये, एंड इन दोनों को मिला के, ठीक है, क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल या कंबाइंड एंगल होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 9 से 10 डिग्री दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब पूछ लिया है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित एंगल का आपको नाम बताना है। कंबाइंड एंगल है, कैम्बर है, कास्टर है या थ्रस्ट एंगल है। राइट आंसर आपका कंबाइंड एंगल बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द स्टीयरिंग लिंकेज रेशियो इफ द पिटमैन आर्म लेंथ ट्वाइस ऑफ स्टीयरिंग आर्म लेंथ। यहाँ कह रहा है यदि पिटमैन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से दोगुनी है तो स्टीयरिंग लिंकेज अनुपात क्या होगा। उस केस में स्टीयरिंग लिंकेज अनुपात भी आपका क्या होगा? 1:2 होगा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। व्हाट द एवरेज पावर स्टीयरिंग गियर रेशियो फॉलोड इन जनरल। आमतौर पर पावर स्टीयरिंग गियर अनुपात का औसत क्या होता है, ठीक है। 40% लेस दैन मैनुअल स्टीयरिंग, इक्वल टू मैनुअल स्टीयरिंग, तो यूजी क्यों करेंगे फिर वहाँ पे पावर स्टीयरिंग। 20% लेस दैन मैनुअल स्टीयरिंग, एंड अगला है 10% मोर देन मैनुअल स्टीयरिंग। तो जो एवरेज है पावर स्टीयरिंग का यहाँ पे रेशियो वो क्या है? 20% लेस देन, मतलब कम है मैनुअल स्टीयरिंग की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशियो अवेलेबल इन जनरल। आमतौर पर स्टीयरिंग अनुपात कितनी रेंज में होता है। तो उसकी रेंज है 11:1 से 24:1 में, 11:1 to 24:1। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बारी आती है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन का जवाब देने की। क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम डील्स विद अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है? स्टीयरिंग सिस्टम से, स्टार्टिंग सिस्टम से, चार्जिंग सिस्टम से या HVAC सिस्टम से। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर किया होगा। चैनल पे सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको सभी तरह की पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना।